हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिस्क्रीट मैथ के लेक्चर 4 में हम बात करेंगे सेट थ्योरी लॉजिक एंड प्रूफ्स के पार्ट 4 की। इसमें हम देखेंगे प्रपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रपोजिशनल इक्विवेलेंसेस, सेटिस्फाइबिलिटी, प्रीडिकेट्स, प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन, क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं। देन लॉजिकल इक्विवेलेंसेस विद क्वांटिफायर, नेगेटिंग क्वांटिफायर एक्सप्रेशन जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस टू लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड लास्ट में नेस्टेड क्वांटिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मैथमेटिक्स में पर्पस क्या है। तो पर्पस ये है कि कभी कभी हमें किसी भी प्रपोजिशन को रिप्लेस करना पड़ता है एक इक्विवेलेंट प्रपोजिशन से जिसका ट्रुथ वैल्यू सेम होता है। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू फॉल्स जो वैल्यू होती है वो सेम होता है प्रपोजिशनल इक्विवेलेंसेस का, राइट। सो जैसे अगर हम कंपाउंड प्रपोजिशन की बात करें तो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होते हैं, जो प्रपोजिशनल वेरिएबल कुछ लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एंड, है ना, ये पी एंड क्यू, यहाँ पी और क्यू क्या है, प्रपोजिशनल प्रपोजिशंस हैं। इसी तरह से कंपाउंड में पी और क्यू भी होता है, ठीक है, और P इम्प्लाइज Q होता है जिसको कंडीशनल भी कहते हैं। देन P बाई इम्प्लाइज Q या बाई कंडीशनल Q, ये सब कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ठीक है। एक निगेशन P भी होता है। सो अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इन सब से रिलेटेड कंपाउंड प्रोपोजिशन को किस किस कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन में एक आता है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी वो प्रोपोजिशन होता है जो हमेशा ट्रू होता है चाहे वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी रहे। सो अगर कोई प्रोपोजिशन हमेशा ट्रू हो रहा है तो वो होता है टॉटोलॉजी। सिमिलरली टॉटोलॉजी के जस्ट उल्टा होता है कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन वो प्रोपोजिशन होता है जो हमेशा फॉल्स होता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो उसके वेरिएबल्स की वैल्यू, उस कंट्राडिक्शन हमेशा फॉल्स ही होता है। देन एक कंटिजेंसी होती है। कंटिजेंसी होती है जो ऐसा हो प्रोपोजिशन, ऐसा ना कि हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स हो, बीच बीच का, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, कभी ट्रू हो कभी फॉल्स हो, इस तरह से। सो नाइदर ऑलवेज ट्रू नॉर ऑलवेज फॉल्स, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंटिजेंसी। ओके, सो जैसे एग्जांपल में एक आध देख लेंगे कि P को अगर हम और करते हैं निगेशन P से तो इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू ही होगा, ठीक है, तो ये एक टॉटोलॉजी का एग्जांपल है। सिमिलरली P एंड अगर निगेशन P करते हैं तो ये हमेशा फॉल्स ही होता है और इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन में रख सकते हैं, राइट। तो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस में थोड़ा और एग्जांपल वगैरह की अगर बात करें तो पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। दो प्रपोजिशन अगर लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा अगर उनके ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिकल होंगे, राइट, और उनको डिनोट करते हैं P ट्रिपल लाइन्स Q से, ठीक है। P एंड Q अगर लॉजिकल इक्विवेलेंट है तो डिनोट करेंगे P ट्रिपल लाइन Q। और सबसे आसान और सटीक मेथड जो होता है इसको प्रूव करने का वो होता है ट्रूथ टेबल मेथड, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, आप डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हो थ्रू सम रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोपोजिशनल सेंटेंसेस, बट ट्रूथ टेबल मेथड बहुत आसान होता है। इसमें क्या करते हैं, हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं दोनों एक्सप्रेशन के लिए, P और Q के लिए, और दिखाते हैं कि दोनों का कॉलम मैच हो रहा है, जो फाइनल कॉलम है वो मैच हो रहा है, तो हम बोल देते हैं कि दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे P और Q का जो निगेशन लेते हैं वो बराबर होता, इक्विवेलेंट होता है निगेशन P एंड निगेशन Q के, ठीक है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ कि अगर हम P और Q का निगेशन लेते हैं तो ये निगेशन दोनों पे चढ़ जाता है और बीच वाला और जो है वो एंड हो जाता है। सिमिलरली एक होता है निगेशन ऑफ P एंड Q। अगर P एंड Q का निगेशन लेते हैं तो ये होता है निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है। तो ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ हैं, ठीक है। तो इसको हम दिखाना चाहेंगे ट्रूथ टेबल की मदद से कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो क्या करेंगे, P ले लेंगे और Q ले लेंगे। तो P है हमारा T F और दूसरा हम लेते हैं TF अगर दो है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे तीन वेरिएबल होते तो इस तरह से लेते TT, चार T लेते TT FF, दूसरा लेते TT FF और तीसरा TF। इस तरह से कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। तो P हमने ले लिया, Q ले लिया। अब निगेशन ऑफ P और Q करना है। तो P और Q क्या होगा, और में क्या होता है, और में तभी फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू होता है। तो दोनों फॉल्स वाला क्या है कि ये लास्ट लाइन, तो देखिए ये फॉल्स है, अदरवाइज बाकी ये तीनों ट्रू है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P और Q क्या होगा,
इसका ठीक उल्टा, तो जो ऊपर वाला तीनों ट्रू है वो ऊपर वाला तीनों फॉल्स हो जाएगा एफ एफ एफ, और लास्ट वाला जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, तो एफ 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 टी, ये हो गया। अब निगेशन पी एंड निगेशन क्यू करने के लिए पहले निगेशन पी करना पड़ेगा, तो निगेशन पी क्या होगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, तो ये हो जाएगा एफ एफ टी टी। सिमिलरली क्यू था टी एफ, तो ये हो जाएगा एफ टी, टी का उल्टा एफ, एफ का उल्टा टी, देन अगेन टी का उल्टा एफ एंड एफ का उल्टा टी। तो इस तरह से हमने निगेशन पी निगेशन क्यू अलग अलग लिख लिया। अब इस दोनों का और करना है, तो और में क्या होता है, ये तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होगा, ठीक है। तो ये और ये ट्रू है तभी ट्रू होगा, तो ये वाला नीचे वाला ट्रू है, अदरवाइज हर केस में फॉल्स होगा। और कोई कॉम्बिनेशन दो ट्रू वाला बन रहा है, टी एफ है नहीं नहीं, एफ टी है नहीं नहीं, एफ एफ है नहीं, दो ट्रू वाला और कोई केस नहीं है, तो बाकी तीनों जो है फॉल्स केस बना, ठीक है, फॉल्स 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 और लास्ट वाला ट्रू। अब इस कॉलम के ट्रूथ टेबल को आप देखिए और जो हमारा ये था इसके ट्रूथ टेबल को देखिए, दोनों को मैच करिए, दोनों सेम है, यस दोनों जो है आइडेंटिकल है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है हमारा ये आइडेंटिकल है, राइट। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ ट्रूथ टेबल से प्रूव हो गया। नाउ सेटिस्फाइबिलिटी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो कोई भी प्रपोजिशन जो है उसको हम सेटिस्फाइबल कब बोलेंगे, तो सेटिस्फाइबल प्रपोजिशन हैज़ एटलीस्ट वन असाइनमेंट दैट मेक्स इट ट्रू। तो जब कम से कम कोई एक ऐसी वैल्यू होगी प्रपोजिशन में जो जिससे वो प्रपोजिशन ट्रू हो जाए, तो उसे कहेंगे कि वो प्रपोजिशन जो है सेटिस्फाइबल है, ठीक है। सिमिलरली अनसेटिस्फाइबल कब होगा, जब कोई भी असाइनमेंट इसको ट्रू नहीं बना पाएगा, ठीक है, चाहे कितने भी आप चेंजेस कर लो, कोई भी वैल्यू डालो, अगर कोई भी असाइनमेंट उसको ट्रू नहीं बना पाएगा उसको कहेंगे सेटिस्फाइबल, अनसेटिस्फाइबल। तो सेटिस्फाइबिलिटी के लिए जस्ट एक एग्जांपल काफ़ी है और अनसेटिस्फाइबिलिटी के लिए सारे एग्जांपल्स फॉल्स दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ए प्रपोजिशन इज अनसेटिस्फाइड अगर इसका निगेशन जो है टोटोलॉजी हो जाए, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो आपको मतलब उसको ट्रू प्रूव नहीं कर पाएगी, मतलब हर एक वैल्यू जो है इसको मतलब निगेशन ही रहेगा, और हर एक वैल्यू अगर फॉल्स ही रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो इसका निगेशन टोटोलॉजी हो जाएगा। तो देखिए सेटिस्फाइबिलिटी ट्रू बिना ट्रूथ टेबल के भी कर सकते हैं और ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल के साथ अगर करते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ट्रूथ टेबल का कॉलम है वैल्यू जो है उसमें कम से कम एक भी ट्रू आ रहा है कि नहीं। अगर एक भी ट्रू है, बाकी भले ही सब फॉल्स है, एक भी चाहे यहाँ ट्रू आए, यहाँ आए, यहाँ या एक से ज़्यादा ट्रू आए, तो हम बोलेंगे ये सेटिस्फाइबल है, सेटिस्फाइबल है। अगर हम देखेंगे कि ट्रूथ टेबल में हर जगह फॉल्स ही फॉल्स आ रहा है, मान लीजिए ये फॉल्स 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 फॉल्स, तो अगर सारा ऑप्शन आपका फॉल्स आ रहा है तो ही उस केस में हम बोलेंगे ये अनसेटिस्फाइबल है, अनसेटिस्फाइबल है, ठीक है। तो सेटिस्फाइबिलिटी दिखाने के लिए तो एक भी दिखाना काफ़ी है, बट अनसेटिस्फाइबिलिटी के लिए सारे फॉल्स दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, P और निगेशन Q एंड Q और निगेशन R एंड R और निगेशन P, ये सब सेटिस्फाइबल है जब तीनों P Q R बराबर हो। सिमिलरली ये वाला P और Q और R एंड निगेशन P और निगेशन Q और निगेशन R, ये भी सेटिस्फाइबल है, ठीक है, जब सब ट्रू हो या सब फॉल्स हो। बट दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे ना इस दोनों का, तो ये फिर ऐसा नहीं बन पाएगा, ये अनसेटिस्फाइबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब कुछ प्रीडिकेट और क्वांटिफायर पे चर्चा कर लेते हैं। प्रीडिकेट और क्वांटिफायर पहले देखते हैं कि आया क्यों। ऐसे प्रपोजिशन की बातें हम कर रहे थे, प्रपोजिशनल लॉजिक की चर्चा हो रही थी, तो अचानक से प्रीडिकेट एंड क्वांटिफायर कहाँ से आ गए। तो देखिए प्रपोजिशनल लॉजिक में एक प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को केवल ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में डिनोट करता है कि कोई भी सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो है प्रपोजिशनल लॉजिक में या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बट दुनिया में हर एक चीज़ इस तरह से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को मतलब कोई स्टेटमेंट है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट हैं और कुछ क्वांटिफाइड ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उसको हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स में नहीं बता सकते। जैसे एवरी कंप्यूटर ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज़ वर्किंग, अब इसको हम कैसे ट्रू और फॉल्स में कर दें, ठीक है। देन प्रपोजिशनल लॉजिक कैन नॉट कंक्लूड मैथ 3h इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो इन सब तरह की चीज़ों को ना एक्सप्रेस करना प्रोपोजिशनल लॉजिक में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए प्रीडिकेट लॉजिक का यूज़ हुआ, और प्रीडिकेट लॉजिक में मोस्टली ये प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो चर्चाएं होती हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन एलिमेंट्स पे, ठीक है, और यहीं से प्रीडिकेट और क्वांटिफायर जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट में। तो प्रीडिकेट क्या होते हैं पहले ये देख लेंगे। तो प्रीडिकेट जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी या रिलेशन है जो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। तो प्रीडिकेट इज बेसिकली अ रिलेशन, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। एंड ये लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको फॉर्म करता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा कि ये रिलेशन कैसे है। जैसे ये एक प्रीडिकेट है px,
क्या बोलता है, x इज़ ग्रेटर देन 3, ये एक प्रीडिकेट है, ठीक है। ये रिलेशन दिखा रहा है कि x जो है 3 से बड़ा है, ये एक रिलेशन है। सिमिलरली ये तो सिर्फ एक वेरिएबल पे है px, दो वेरिएबल का प्रीडिकेट भी हो सकता है कि x और y दोनों इन्वॉल्व है, qxy। ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये भी एक रिलेशन दिखा रहा है कि x जो है हमेशा y से 3 बड़ा ही रहेगा, राइट। तो इस तरह से प्रीडिकेट्स जो है रिलेशन को डिनोट करते हैं। नाउ अब इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ भी होती है, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ इनकी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है। तो P4 मतलब क्या, x की जगह पे 4 रख देंगे। अब x की जगह 4 रखेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन 3 जो है ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली P2 जो है वो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 3 ये सही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अब Q वाले इस स्टेटमेंट में चले x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो अगर हम 1 2 लेते हैं कॉम्बिनेशन तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, वाई की जगह पे 2 रख दिया, वाई एक्स की जगह पे 1 रख दिया, तो ये सही है नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। सिमिलरली 3 0 केस में 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, ठीक है, तो यस ये ट्रू है, क्योंकि y जो है हमारा 0 था, x जो है 3 था, तो ये सही है, तो ये हमारा q जो है ट्रू हो गया, ठीक है। नाउ प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन थोड़ा देख लेते हैं। ये भी प्रीडिकेट का यूज़ करके लोग यूज़ करते हैं, खास करके स्यूडो कोड वगैरह लिखने में, प्रोग्राम वगैरह लिखने में। तो प्री कंडीशन क्या होता है, प्री कंडीशन जो है ये कंडीशन है जो किसी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ट्रू होना चाहिए। तो ये इनिशियल कंडीशन की तरह है कि दैट मस्ट बी ट्रू बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और पोस्ट कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन है दैट मस्ट बी ट्रू आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने के बाद जो कंडीशन ट्रू होना चाहिए वो पोस्ट कंडीशन है। तो इसका पर्पस होता है प्रोग्राम के करेक्टनेस को चेक करने के लिए, राइट। जैसे कोई प्रोग्राम है टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू टेम्प, मतलब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, स्वैपिंग का काम कर रहा है, ठीक है, स्वैपिंग का काम कर रहा है। तो x की वैल्यू y में, y की वैल्यू x में, इस तरह से स्वैप हो रहा है। अब यहाँ पे प्रेडिकेट्स क्या क्या है प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन में। तो प्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, मतलब x में a की वैल्यू है, y की वैल्यू b है। पोस्ट कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन ये है कि उल्टा हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, x में चला जाएगा b एंड y में चला जाएगा a, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ प्रेडिकेट्स। अब एग्जीक्यूशन वेरिफिकेशन में क्या है कि एक स्टेप के बाद टेम्प में ए आ जाएगा, एक्स में ए, वाई में बी, फिर 2 स्टेप के बाद एक्स में बी, टेम्प में ए, वाई में बी, इस तरीके से फिर 3 स्टेप के बाद एक्स में बी, वाई में ए, ठीक है। तो ये वाला क्यू एक्स वाई जो है ये होल्ड किया, और हमने बोला कि प्रीडिकेट्स की मदद से हम प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ क्वान्टिफायर क्या होता है, तो क्वान्टिफायर जो है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म करता है प्रोपोजिशनल फंक्शन को इनटू ए प्रोपोजिशन। सो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ किस एक्सटेंट तक अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच अ प्रेडिकेट इज ट्रू ओवर अ डोमेन। तो मतलब प्रेडिकेट तो जस्ट रिलेशन बताता है ना, बट क्वांटिफायर बताता है कि वो रिलेशन किस एक्सटेंट तक ट्रू है, राइट। एक्सटेंट मतलब सबके लिए ट्रू है, किसी थोड़े के लिए ट्रू है, सम के लिए ट्रू है, ऑल ट्रू, सम ट्रू, नन ट्रू, किसी के लिए ट्रू नहीं, मेनी बहुतों के लिए ट्रू है, या फ्यू कुछ के लिए ट्रू है। तो इस तरह से एक्सटेंट बताता है क्वांटिफायर। तो जो मेन क्वांटिफायर हम पढ़ेंगे और जिसका सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है वो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसको हम अपसाइड डाउन ए से दिखाते हैं। देन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम मिरर इमेज ऑफ ई से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन क्वांटिफायर हैं जो यूज़ होंगे हमारे डिस्क्रीट मैथ में, और भी जगह यूज़ होते हैं। तो अब ये जो क्वांटिफायर्स वगैरह की स्टडी है, इसको जो हम जिस मैथ में करते हैं उसको कहते हैं प्रीडिकेट कैलकुलस। अभी थोड़ा इसके एग्जांपल्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए वो देख लेते हैं। सो यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जो अभी हमने बोला क्वांटिफायर के सबसे 2 मेनली यूज्ड क्वांटिफायर होते हैं। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब होता है सब के लिए। सो डेफिनेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स मीन्स पी एक्स इज़ ट्रू फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स हैं सब के लिए ट्रू होता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर ऑल एक्स को दिखाते हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स। अब यहाँ पे ये पी एक्स जो है ये हमारा प्रोपोजिशन है कोई पर्टिकुलर, है ना, और ये फॉर ऑल एक्स बताता है कि सब के लिए ये चीज़ ट्रू है, प्रोपोजिशन, ठीक है। नाउ डोमेन जो है, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, ये जरूर स्पेसिफाई होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई एक भी फॉल्स वैल्यू कोई प्रूव कर दिया, ठीक है, तो इससे ये वाला डिसप्रूव हो जाता है। जैसे अगर हमने बोला कि पी एक्स इज़ एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, तो ये फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो है रियल नंबर पे ये लागू होगा, यस इट्स ट्रू,
ठीक है। क्यू एक्स है एक्स लेस देन 2, मान लो ये एक नया एक प्रोपोजिशन है, सो एक्स लेस देन 2, तो हम फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स जो है ओवर आर नहीं लिख सकते कि हर एक रियल नंबर पे एक्स जो है वो 2 से छोटा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो हम काउंटर एग्जाम्पल 3 ले लिए, 3 तो एक्स से बड़ा है, तो ये चीज़ फॉल्स हो गई, राइट। नाउ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ किसी कुछ कम से कम एक एटलीस्ट वन जो है ऐसा है जिस पे वो चीज़ लग रही है ना। सो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स सच दैट पी एक्स इज ट्रू। तो इस तरह से देयर एग्जिस्ट काम करती है। यहाँ भी डोमेन जो है क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। जैसे पी एक्स अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन 3 है तो डोमेन जो है हमारा रियल नंबर का उस पर ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि कम से कम एक वैल्यू भी रहेगी जो 3 से बड़ी रहेगी तो काम हो जाएगा। तो 4 तो है 3 से बड़ी, ठीक है, रियल नंबर में 4 आती है, तो ये हमारा काम हो गया। सिमिलरली क्यू एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे जो डोमेन है रियल नंबर है, अगर इसको हम देखें तो ये ऐसा कोई भी केस नहीं बनता है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। सो अल्टरनेट फ्रेजिंग क्या है कि फॉर सम एक्स या देर इज़ एन एक्स सच दैट, इस तरीके से चीज़ें हम पढ़ सकते हैं फॉर देर एग्जिस्ट वाले केस के लिए, फॉर सम एक्स या देर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस विथ क्वांटिफायर पे। तो क्वांटिफायर की मदद से लॉजिकल इक्विवेलेंस भी हम देखेंगे कैसे होता है। सो जब हम लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करते हैं, सो क्या होता है कि दे आर ऑलवेज ट्रू टुगेदर और फॉल्स टुगेदर, ठीक है। तो प्रीडिकेट और डोमेन ऑफ डिस्कोर्स की मदद से ये चीज़ हम देख लेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे है कि ये शो करने के लिए दिखाया गया है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ठीक है। सो यूनिवर्सल क्वांटिफाइड डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर कंजंक्शन, ऐसा है, ठीक है। सो कंजंक्शन बेसिकली इसको कहते हैं, इस वाले को, जिसे हम एंड कहते हैं, एंड डिसजंक्शन जो है इसको कहते हैं, जिसको हम और कहते हैं, ठीक है। सो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो दिया हुआ उसको मान लेंगे। फॉर सपोज लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस वाला जो है वो ट्रू है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स इज ट्रू, ठीक है। अब उससे हम बोल सकते हैं देन फॉर ऑल ए बोथ पी ए एंड क्यू ए आर ट्रू, ठीक है। देन सो फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स आर ट्रू, ये हो गया। हैंस फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स इज ट्रू। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और डायरेक्शन में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जितने तरीके से चाहो इसको कर ही सकते हैं। सो कंक्लूजन में ये निकला, फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ओके। नाउ नेस्टिंग निगेटिंग क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस, डी मॉर्गन्स लॉ जो यूज़ होता है कि निगेट करने के केस में क्या होता है। अगर क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन को हमें निगेट करना है, तो मान लो ओरिजिनल है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, तो अगर निगेट करेंगे इसको फॉर ऑल एक्स पी एक्स को, तो ये हो जाएगा देर एग्जिस्ट एक्स, फॉर ऑल एक्स जो है देर एग्जिस्ट में बदल जाता है। तो निगेशन में याद रखेंगे, अगर पहले फॉर ऑल होगा तो निगेशन करने के बाद इसका ये बदल जाएगा देर एग्जिस्ट में, और अगर पहले से देर एग्जिस्ट रहेगा उसको निगेशन करेंगे तो ये फॉर ऑल में बदल जाएगा। तो ये निगेशन करेंगे तो हो जाएगा देर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ पी एक्स, ओके। सो अगर हम इस तरह से लिखें कि नॉट ऑल स्टूडेंट टू कैलकुलस, ये क्या है, निगेशन है ऑल स्टूडेंट टू कैलकुलस का, ऑल स्टूडेंट टू कैलकुलस। तो इसका निगेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा कि नॉट ऑल स्टूडेंट टू कैलकुलस, तो इसका मतलब देर एग्जिस्ट एक्स एंड निगेशन ऑफ पी एक्स जो भी है हमारा, तो सम स्टूडेंट देर एग्जिस्ट एक्स हो गया, डिडंट टेक कैलकुलस, तो डिडंट टेक कैलकुलस ये नेगेटिव ऑफ पी एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर देर एग्जिस्ट वाला रहता है तो उसका उल्टा करने के पे वो फॉर ऑल बन जाता है और अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव हो जाता है। सो निगेशन ऑफ देर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स का जो होगा वो फॉर ऑल एक्स निगेशन ऑफ क्यू एक्स होगा, ठीक है। तो नो स्टूडेंट टू कैलकुलस का उल्टा होगा एवरी स्टूडेंट डिडंट टेक कैलकुलस, ठीक है। सो ये देर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स का निगेटिव टाइप के केस में आता है। सो यही सब जो है ये डी मॉर्गन लॉ है क्वांटिफायर के लिए, जिसे हमने ट्रूथ टेबल से भी एक बार प्रूव करके देख लिया था। अब है कुछ की इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है उसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, उनको अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम बदलें तो कैसा लगेगा। सो अगर ऐसा एक स्टेटमेंट है एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा प्रोपोजिशन की कौन सा कैसे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा प्रोपोजिशन। तो अगर हम सी एक्स का मतलब डिफाइन करते हैं, लेट सी एक्स मीन्स एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस, कोई एक्स है जो कैलकुलस पढ़ रहा है, तब हमें फिर डोमेन डिसाइड करना हो कि डोमेन क्या है। अगर डोमेन है स्टूडेंट इन द क्लास, सारे स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट की चर्चा हो रही है,
तो ये क्या बोल रहा है, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास स्टूडेंट कैलकुलस। तो एवरी मतलब फॉर ऑल, तो लॉजिकल फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स सी एक्स। इसका ही मतलब हो गया सारे स्टूडेंट जो है क्लास में कैलकुलस पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्स स्टडी कैलकुलस और फॉर ऑल एक्स की बात हो रही है, मतलब सारे स्टूडेंट की बात हो रही है। बट अगर हम डोमेन बड़ा लेते हैं या कुछ और लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। सपोज अगर हम डोमेन लेते हैं ऑल पीपल, राइट, तो ऑल पीपल के केस में क्या हो जाएगा, हमें फिर चुनना होगा कि एस एक्स का मतलब है एक्स इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, इन दिस क्लास, क्योंकि ऑल पीपल में सब कोई तो स्टूडेंट नहीं होगा उस क्लास का। तो एस एक्स हम एक नया प्रोपोजिशन लिए जिसका मतलब है कि एक्स जो है उस स्टूडेंट उस क्लास का स्टूडेंट है। तो फाइनल फॉर्म में क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स, हर एक इंसान जो उस क्लास का स्टूडेंट है एस एक्स, इसका मतलब है इम्प्लाइज जो उस क्लास का स्टूडेंट है वो सी एक्स कर रहा है, मतलब वो कैलकुलस पढ़ रहा है, क्योंकि सी एक्स का मतलब है एक्स हैज़ स्टडीड कैलकुलस। सो यहाँ पे डोमेन जैसे ही हमने बढ़ा लिया तो हमें ये इम्प्लीकेशन लगाना पड़ा, राइट, फॉर ऑल एक्स एस एक्स इम्प्लाइज सी एक्स। अब अगर मल्टीपल वेरिएबल में हम जनरलाइज करें इसको, तो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास है स्टडीड कैलकुलस, इसको अगर हम ऐसे माने क्यू एक्स वाई, जिसका मतलब है स्टूडेंट एक्स हैज स्टडीड एस सब्जेक्ट वाई। यहाँ कैलकुलस की बात नहीं हो रही है, एक जनरलाइज वे में कर रहे हैं कि एक्स स्टूडेंट जो है वाई सब्जेक्ट पढ़ा है। तो यहाँ भी दो ऑप्शन है, अगर डोमेन जो है हमारा क्लास के स्टूडेंट ही हो तो हम फॉर ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स कोमा कैलकुलस, सब्जेक्ट वाई में हम कैलकुलस डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उस क्लास के वो सब कैलकुलस पढ़ रहे हैं। बट अगर हर एक पीपल की बात चल रही हो तो फिर हमें करना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स स्टूडेंट एक्स इम्प्लाइज क्यू ऑफ एक्स कोमा कैलकुलस। तो अगर वो स्टूडेंट उसी क्लास का है तो हम डायरेक्ट फॉर ऑल एक्स करके वो चीज़ लगा सकते हैं। नहीं, अगर हम डोमेन में सारे पीपल की बात कर रहे हैं तो फिर हमें वो एस एक्स दैट इज स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास एक्स इम्प्लाइज करके वो चीज़ लगानी पड़ती है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा। नाउ नेस्टेड क्वांटिफायर, ये लास्ट वाला पोर्सन, इसमें क्या करते हैं हम, नेस्टेड कोई भी चीज़ कब होती है, जब हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सी प्रोग्राम में कोई भी चीज़ नेस्टेड तब होता है जब एक के अंदर एक चीज़ रहती है। जैसे फॉर लूप में ही एक फॉर हम लिख देते हैं i लेस देन 5 i प्लस प्लस, इसके अंदर अगर हम एक और फॉर लूप लगा दें j इज इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस, तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो उसी तरह से क्वांटिफायर्स भी नेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ वन क्वांटिफायर चाहे वो जो भी हो, देयर एग्जिस्ट हो या फॉर ऑल हो, दूसरे क्वांटिफायर के स्कोप के अंदर रहता है। जैसे फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई एंड पी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि सारे x के वैल्यू के लिए कुछ y की वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा, जिसमें x की वैल्यू कोई भी हो, सारा सबकी बात हो रही है, बट y का वैल्यू कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इसको ट्रू करे। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है मैथमेटिकल कंप्यूटर साइंस में, रियल वर्ल्ड एंड लॉजिकल स्टेटमेंट में भी है। तो इसके जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो टेबल में दिए गए हैं, तो देख लीजिए। एक बन सकता है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, ठीक है, दोनों फॉर ऑल वाला। तो इसका मतलब होता है कि ऑल कॉम्बिनेशन मस्ट सेटिस्फाई पी, सारे एक्स और सारे वाई के लिए पी सेटिस्फाई होना चाहिए, पी एक्स वाई की बात हो रही है। एक हो सकता है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई, तो सारे एक्स के लिए बट कुछ वाई के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स तो सारा बट वाई कुछ ही होगा जिसके लिए सेटिस्फाई होगा। एक होगा देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई, मतलब कुछ एक्स के लिए पी जो है सारे वाई को सेटिस्फाई करेगा। और यह है देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई, मतलब कुछ एक्स के लिए और कुछ वाई के लिए जो ये पी सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ पेयर बनेगा एक्स वाई का, केवल उसके लिए ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टेबल तो समझ में आई गई होगी। अब दूसरी चीज़ है नेस्टेड क्वांटिफायर पे कि ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर मैटर करता है कि नहीं, और मैटर करता है तो कितना मैटर करता है। तो यस, ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर मैटर करता है। अगर सेम टाइप क्वांटिफायर हो तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे अगर फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई लिखें या फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई लिखें, किसी को आगे पीछे कर दो आप, फॉर ऑल वाई को आगे कर दो या फॉर ऑल वाई को पीछे कर दो, फॉर ऑल एक्स को आगे कर दो पीछे कर दो, ये मैटर नहीं करता, दोनों सेम होता है, इसकी वैल्यू सेम होती है। बट अगर क्वांटिफायर डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर ये मैटर कर जाता है। जैसे फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई का मतलब ये नहीं होता है कि फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई कर दें। ठीक है, तो ये आप इधर वाला इधर ले आओगे और उधर वाला इधर ले जाओगे तो बोलोगे दोनों सेम हो जाएगा, तो ये सेम नहीं होता है। ठीक है, सो ऑर्डर मैटर करता है अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिफायर यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है,
नाउ यहाँ भी कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट है जिनको ट्रांसलेट किया गया है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, चूँकि ऑलवेज की बात है तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई वाला केस हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर की बात है तो एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब ये है इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। पहले हमको उसके बेसिक फॉर्म में लिखना होगा, फिर देखना होगा कि यहाँ फॉर ऑल लगेगा या देयर एग्जिस्ट लगेगा, और फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेस्टेड क्वांटिफायर को निगेट करके देख लेते हैं। तो निगेट अगर करेंगे फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो इसका हो जाएगा कि फॉर ऑल एक्स बदल जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स में, फॉर देयर एग्जिस्ट वाई बदल जाएगा फॉर ऑल वाई में, और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 जो है इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये निगेशन भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।